Ma'am, you're inaudible. You are inaudible. अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था मॉर्गेज का, बंधक का, जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका पर्पस क्या होता है ये आपने जाना था कि ना सिर्फ लोन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब एक व्यक्ति लोन लेता है क्रेडिटर से और सिक्योरिटी के रूप में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज। बल्कि एक अनदर ऑब्जेक्ट भी होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस, वचन के पालन के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में भी क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी जाती है। ये दो तरीके के पर्पस हमें मॉर्गेज में बताए गए हैं। मॉर्गेज में, बंधक में बेसिकली जो ट्रांसफर होता है क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, स्वामित्व हम अंतरित नहीं करते, वहां हम क्या ट्रांसफर करते हैं? इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, हित का अंतरण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास बंडल ऑफ राइट्स हैं, बहुत सारे आपके पास अधिकार हैं। उन अधिकारों में से हम क्या ट्रांसफर करते हैं? जो इंटरेस्ट, कुछ लिमिटेड राइट्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ अधिकारों का अंतरण, मतलब हित का अंतरण, मतलब वहां कुछ हम राइट्स जो हैं वो दूसरी पार्टी को दे रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज। क्योंकि इसमें पोजेशन जाना जरूरी नहीं होता, आज हम क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कहाँ कहाँ पोजेशन जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तो कब्जे का अंतरण वहां आवश्यक तत्व नहीं होता। मॉर्गेज में जो आवश्यक तत्व होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हित का अंतरण होता है जो एक से दूसरे को जाता है। मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में दोनों जो पार्टीज हैं, ये रिलेशन कौन सा है? डेटर और क्रेडिटर का, देनदार और लेनदार का। और इसमें जो दोनों पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज के अपने कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसे हम मॉर्गेजर और मॉर्गेजी कहते हैं। बंधककर्ता, बंधककर्ता कौन हुआ? जो लोन ले रहा है या प्रॉमिस के लिए कह रहा है, परफॉर्मेंस के लिए और सिक्योरिटी दे रहा है, वो मॉर्गेजर हो गया, बंधककर्ता। क्रेडिटर यानी जिससे हमने लोन लिया है या जिसको हमने प्रॉमिस दिया है, वो व्यक्ति यहाँ पे मॉर्गेजी कहलाता है। तो मॉर्गेजी के भी यहाँ पे आप राइट्स देखेंगे, इसीलिए ही मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सेक्शन 58A में अपन ने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। अब अपन आगे जानेंगे टॉपिक अपना 58B का। यहां से शुरू होता है क्लासिफिकेशन, है ना। 6 तरीके के मॉर्गेज आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। क्लासिफिकेशंस में से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे पहला कौन सा मॉर्गेज है? सिंपल मॉर्गेज, सादा बंधक। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है? वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या खास बात है? पोजेशन को डिलीवर नहीं किया जा रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लियर है इस पॉइंट पे कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, केवल हित का अंतरण होता है, ओनरशिप तो जाती ही नहीं है, स्वामित्व तो एक से दूसरे को जाएगा ही नहीं, ठीक है। कब्जे का जाना, पोजेशन का ट्रांसफर होना भी कुछ मॉर्गेजेस में जरूरी होता है। हर प्रकार के बंधक में पोजेशन का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, ये आवश्यक फीचर नहीं है। तो यहाँ इसने क्या कहा कि अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, मॉर्गेज, सॉरी, बी पॉइंट देखना है, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पोजेशन को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, यानी कब्जा भी किसके पास है? मॉर्गेजर के पास, स्वामित्व भी उसके पास है, कब्जा भी उसके पास है। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, ये दूसरा आवश्यक तत्व आ गया। व्यक्तिगत रूप से मॉर्गेजर खुद को बाध्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली बाइंड नहीं होता? इस बात का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब अपन मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें मॉर्गेजर की जो प्रॉपर्टी होती है वो जिम्मेदार होती है। प्रॉपर्टी को बेचा, उसमें से पैसा रिकवर किया और वो मॉर्गेजी ने यानी क्रेडिटर ने लिया। जरूरी नहीं है कि हम हर बार व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली किसको लायबल ठहराएं? मॉर्गेजर को। लेकिन जहां हमें ठहराना है, जहां हमें उसे पर्सनल लायबिलिटी में अराइज करना है, वो आपको मेंशन करेगा।
तो सिंपल मॉर्गेज का दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या आ गया कि मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, मॉर्गेजर खुद को क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से बाध्य करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मॉर्गेजर वहां पे, मॉर्गेजर को अपन क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। सपोज प्रॉपर्टी को बेचा गया, प्रॉपर्टी से बेचने के बाद भी लोन की अमाउंट अभी रिकवर नहीं हुई है, अभी भी 25,000 रुपए कम रह गए हैं, तो इस 25,000 रुपए के लिए अपन क्या करेंगे, मॉर्गेजर के खिलाफ सूट फाइल करेंगे। इसे कहते हैं व्यक्तिगत रूप से दायित्व होना। एंड एग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, और वो सहमत होता है या तो स्पष्ट रूप से मॉर्गेज डीड में या फिर इम्प्लाइड रूप से, विवक्षित रूप से वो सहमत होता है, दैट इन द इवेंट ऑफ द फेलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो फेलियर हो गया, अगर वो सफल नहीं हो पाया भुगतान करने में, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसने जो कहा था कि सपोज मैं 15 तारीख में ये पैसा पे कर दूंगा, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है पेमेंट करने में, देन क्या पोजीशन होगी। देखिए, द मॉर्गेजी शेल हैव अ राइट, तो मॉर्गेजी को राइट मिलेगा। मॉर्गेजी कौन है यहाँ, क्रेडिटर, जिसे सिक्योरिटी दी, उसे क्या अधिकार मिलेगा, हैव अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, तो वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचेगा। ठीक है, उसको लोन नहीं मिला तो यही पहला अधिकार है उसका, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेल करेगा। एंड द प्रोसीड्स ऑफ सेल टू बी अप्लाइड so far as may be necessary in the payment of the mortgage money, और उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा मिलेगा उसको कहाँ पे यूज करेगा, वो मॉर्गेज मनी को, यानी लोन की अमाउंट और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको पे ऑफ करने में इस्तेमाल करेगा। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ सिंपल मॉर्गेज, तो ऐसा मॉर्गेज ट्रांजेक्शन सिंपल मॉर्गेज कहलाएगा। एंड द मॉर्गेजी इज सिंपल मॉर्गेजी, मॉर्गेजी क्या कहलाएगा, सिंपल मॉर्गेजी कहलाएगा। देखिए हिंदी में भी, जहां की बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना, उसने क्या किया है, पोजेशन को नहीं दिया, बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है, पर्सनली वो क्या कर रहा है, खुद को बाध्य कर रहा है, और अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पे ये करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में असफल रहने की दशा में, संविदा के अनुसार, ये संविदा ही तो है, मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट भी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, बेसिक चीज तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि मैं फला तारीख को आपसे जो लोन ले रहा हूँ वो पे ऑफ कर दूंगा, या मैं वचन का पालन कर दूंगा। अगर वो असफल रहता है तो बंधकदार को संपत्ति का विक्रय कराने का अधिकार है, बेच सकता है, और विक्रय के आगमों को मतलब जितना रिकवर हुआ है सेल करने के बाद जो पैसा, और जहां तक आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित करने का अधिकार होगा। बंधक धन यानी मॉर्गेज मनी, यानी उसने जो लोन का पैसा दिया है उसमें उस अमाउंट को एडजस्ट करेगा। ठीक है, 50 लाख की लोन की अमाउंट थी, प्रॉपर्टी जो सेल हुई वो कितनी थी, 40 लाख की, 40 लाख किस में रिकवर कर लिए उसने, लोन की अमाउंट में, अभी भी 10 लाख रुपए कम रह गए हैं, तो पर्सनली किसको लायबल ठहराएगा, मॉर्गेजर को। यहाँ भी संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। अब नोटबुक लीजिए, असेंशियल एलिमेंट्स लिखवाती हूँ आपको। आप व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज, ओके, फॉर आरजेस कोर्स, तो आप यहाँ केवल इंक्वायरी के लिए आए हैं, यू वांट टू जॉइन क्लास, so you have to wait for some time please. Just now I have started class, so wait for some time, attend this class also, that will be a demo for you, and after that I will let you know. Okay, चलिए आवश्यक तत्व लिखिए, सादा बंधक के आवश्यक तत्व। पहला पॉइंट लिखिए, वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो ही रही है सारी चीजें, क्या क्या बात पता चल रही है। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, फिर भी आपको की पॉइंट्स याद रहे इसके लिए आप लिख लीजिए, कब्जे का अंतरण नहीं होता, नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। एंड नंबर 2 की पॉइंट क्या हो गया, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर, बंधककर्ता का व्यक्तिगत दायित्व। एंड थर्ड लिखिए, राइट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को विक्रय कराने का अधिकार। अब बाकी दो पॉइंट तो समझ में आए हमें, अब ये मुझे एक बात ये बताओ, बंधक संपत्ति को विक्रय कराने का जो अधिकार है, मतलब अगर आई एम अ मॉर्गेजी, मैं कौन सा मॉर्गेजी हूँ, सिंपल मॉर्गेज, तो मेरे पास क्या नहीं है, पोजेशन भी नहीं है, कब्जा नहीं है,
मेरे पास क्या नहीं है, स्वामित्व तो पहले से ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ उससे रिलेटेड राइट है। अब मेरा 50 लाख का लोन मुझे नहीं मिला है, संपत्ति का कब्जा भी फला व्यक्ति के पास है, मैं प्रॉपर्टी को कैसे बेचूंगी? How I am going to sell my property? Because I don't have possession, I don't have the papers. क्या मैं खुद ब खुद बेच सकती हूँ संपत्ति को? किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजेशन तो है ही नहीं आपके पास, पेपर्स भी नहीं है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेच सकता है का मतलब क्या निकालेंगे? कोर्ट की मदद से बेच सकता है। तीन बातें तो ये क्लियर हुई। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब समझ आया कि हम इंडिविजुअली उसके खिलाफ भी सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द अमाउंट। एक तो होता है प्रॉपर्टी इज लायबल, संपत्ति जिम्मेदार है। एक हो गया कि व्यक्तिगत रूप से ये भी जिम्मेदार है। तो की पॉइंट हमेशा याद रखना, बाकी चीजें भले भूल जाओ, कि पर्सनली लायबिलिटी होगी। अब लिखिए रेमेडीज। रेमेडीज टू सिंपल मॉर्गेजी। साधारण बंधक ग्रहीता को उपलब्ध उपचार, इसको क्या रेमेडी मिली? मॉर्गेजी कौन होता है? क्रेडिटर, ठीक है ना? तो अब इसको क्या रेमेडी मिलेगी? नंबर 1 लिखिए मनी डिक्री। मनी डिक्री, और ब्रैकेट में लिख दीजिए लिमिटेशन टाइम 6 इयर्स, 6 साल, धन डिक्री। दूसरा लिखिए संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में लिखिए लिमिटेशन पीरियड 12 इयर्स, 12 साल। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम सिंपल मॉर्गेज की चीजें पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ हमें कुछ लिमिटेशन की चीजें भी पता लग रही है। दो बातें पता लग रही है। सिंपल मॉर्गेज ही जो होता है, इसको दो राइट्स मिलेंगे। पहला, अगेंस्ट द मॉर्गेजर, बंधक कर्ता के खिलाफ, मॉर्गेजर के खिलाफ क्या कर सकता है वो? व्यक्तिगत रूप से बात दायर कर सकता है, भैया मेरा पैसा नहीं मिला, आपकी प्रॉपर्टी बेची थी, 50 लाख के लोन में से 40 ही कवर हुआ, 10 लाख के लिए यू आर लाइएबल। तो क्या लेगा वो कोर्ट से? मनी डिक्री, धन डिक्री। ये रेमेडी का जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या है? 6 इयर्स। नंबर 2 कौन सी रेमेडी है? अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अगेंस्ट द प्रॉपर्टी वो क्या करेगा? बिकवाएगा, उसको सेल करवाएगा। किसके थ्रू करवाएगा? कोर्ट के थ्रू करवाएगा। फिर उस पैसे का क्या करेगा? एडजस्ट करेगा अपने दिए हुए लोन में। अगर मान लो कि अमाउंट जो मिली है वो ज्यादा है, लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का मिला के 50 लाख था, प्रॉपर्टी 70 लाख की हुई है, तो क्या करेगा? बाकी बचा हुआ पैसा किसको दे देगा? लौटा देगा मॉर्गेजर को। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कंसेप्ट में और बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। ऑनलाइन में किसी को कोई परेशानी हो आप बताइए। खुशी, निकिता, पूजा सिंह, No, ma'am. अनुष्का, नीतू, एनी क्वेरी? No, ma'am. नंबर 2 लिखिए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसकी बहुत बारीकी वाली चीजें भी अभी आप जानेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज कर रहे हैं हम, है तो वो मॉर्गेज ही बेसिकली, लेकिन कैसे कर रहे हैं अपन? उसमें कंडीशंस लगा के। ये कंडीशनल कौन सी है? सेल। वैसे तो सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लेकिन ये शर्त लगा के विक्रय कर रहा है। मॉर्गेज भी और सेल भी है, दोनों फीचर लिए हुए हैं, है ना? तो ये क्या करता है, यहाँ पे जब हम मॉर्गेज करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप कौन सा हेडिंग मेन तो जो किसकी ब्रांच है, ये मॉर्गेज की है, तो ये बंधक। बंधक में क्या होता है, शर्तें लगा दी जाती हैं, कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि हम आपको जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारे फेलियर होने पे, मॉर्गेजर कहता है अगर मैं फेल हो गया, आपको पैसा पे ऑफ नहीं कर पाया, तो ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ, कंडीशन पे कर रहा हूँ, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट फिर एब्सोल्यूट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अगर मैं पैसा पे नहीं कर सका, तो अभी जो मैंने आपको कंडीशन पे सेल कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं पैसा पे कर सका, तब तो वो कंडीशन सेल जो हो गई वो वॉइड हो गई और प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ गई। लेकिन फला तारीख तक मैं अगर आपको पेमेंट नहीं कर सका, तो आप एब्सोल्युटली मालिक बन जाओगे संपत्ति के, आपके पास संपत्ति का स्वामित्व भी आ जाएगा। पहले वाले में तो क्या कर रहे थे अपन, मान लो वो खुद ही खरीदना चाहे मॉर्गेज तो खरीद सकता है, सिंपल मॉर्गेज में भी, लेकिन वो ऐसे स्वामी नहीं बन रहा।
फोर्ड की मदद ले रहे हैं अपन, वहां प्रॉपर्टी को बेचेगा, फिर वो खुद भी खरीद सकता है या बेच कर अपना पैसा भी कमा लेगा। यहाँ तो ट्रांजेक्शन ही कैसा हो रहा है, सेल का। वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैंने आपको कहा मेरी प्रॉपर्टी आप रखिए, मैंने आपसे 50 लाख का लोन लिया है, मैं आपको 15 जुलाई तक पैसा दे सकी तो ठीक है, ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हो रहा है ये वॉइड हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। और मैं नहीं दे सकी तो वो जो सेल अभी कंडीशनल सेल है, शर्त के साथ सेल है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी एक्चुअली में जो 54 में आपने सेक्शन में सेल पढ़ा है, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपको हो जाएगी। यानी अभी नहीं हुई है ओनरशिप ट्रांसफर, अभी स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ है ना। तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, mortgage by conditional sale where the mortgager ostensibly sells the mortgage property। ostensibly को अंडरलाइन कीजिएगा, ostensibly मतलब वो दिखाई दे रहा है कि वो सेल है, वो वास्तव में सेल नहीं है, क्योंकि वास्तव में सेल होता तो यहाँ बताता ही नहीं। कहाँ बताता, 54 में बताता। यहाँ वो कह रहा है दृश्यमान विक्रय है, दिखाई दे रहा है कि वो विक्रय है। अब शर्त क्या लगाएगा, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। वो ये शर्त लगाता है उसमें कि अगर मैं मॉर्गेज मनी को भुगतान नहीं कर पाया ऑन अ सर्टेन डेट, किसी निश्चित राशि पे मैं अगर पैसा नहीं चुका सका, द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। तो वो विक्रय क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यानी अभी वो पूर्ण नहीं है, यानी अभी विक्रय एब्सोल्यूट नहीं है, अभी वो कैसे है, ऑन कंडीशन, मे बी और मे नॉट बी, दोनों बात होता है। दूसरी बात कह रहा है ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड। दूसरी शर्त साथ में क्या कह रहा है, अगर मैं क्या करता हूं, पैसा पे कर देता हूं, द सेल शैल बिकम वॉइड। अगर मैंने पैसा दे दिया आपको तो जो हमने कंडीशनल सेल का भी साथ में फीचर डाल दिया ना, वो बेकार हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाने का मतलब क्या हुआ, संपत्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। On condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller। और शर्त साथ में दूसरे वाले के साथ ही जुड़ी हुई है, मैं भुगतान करूंगा तो आप मेरी संपत्ति मुझे क्या करोगे, वापस दे दोगे। ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड द मॉर्गेजी अ मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल कहलाता है। एक लाइन और देखो, प्रोवाइजो परंतु, ये कह रहा है ध्यान दो, ये कह रहा है नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू अ मॉर्गेज। किसी भी इस प्रकार के कंडीशनल सेल वाले मॉर्गेज में हम तब तक इसे पूरा नहीं मानेंगे अनलेस द कंडीशन इज एम्बॉडीड इन द डॉक्यूमेंट, जब तक ये शर्त उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई ना हो। इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट में इसे लिखना क्या है, कंपल्सरी है। विच इफेक्ट्स और पर्पस टू इफेक्ट द सेल, जो सेल की बात को प्रभाव डालता हो, सेल से रिलेटेड ही ऊपर बातें पढ़ी ना अपन ने, तो ये डॉक्यूमेंट में आपको लिखना कंपल्सरी है। जिससे प्रीवियसली जब अपन ने मॉर्गेज का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपल्सरी है ना, हर एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगा। हालांकि कुछ चीजें अभी आप आगे देखेंगे, 59 में अपन वोट के बारे में जानेंगे, तब और चीजें आपको थोड़ा ब्रीफ होंगी वहां। तो यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कंडीशनल सेल वाले में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब जब रजिस्ट्रेशन जरूरी है इसका मतलब क्या जरूरी हो गया, रिटर्न अपने आप ही हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब हिंदी में भी पढ़ लो इसको, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लीजिए लैंग्वेज क्या कह रही है। कंसेप्ट भी तो आपने बात की, ये कह रहा है जहां कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है, वो बेच रहा है उस प्रॉपर्टी को, लेकिन कैसे, दृश्यतः मतलब दिखाई दे रहा है कि बेच रहा है, बनावटी विक्रय कर रहा है। इस शर्त पे बेच रहा है कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में, मतलब बंधक धन के भुगतान में, पेमेंट करने में व्यतिक्रम यानी गलती होते ही विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, मतलब विक्रय क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, और अगर वो भुगतान कर देगा तो विक्रय क्या हो जाएगा, शून्य, वॉइड हो जाएगा। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति को अंतरित कर देगा। अगर मैंने भुगतान कर दिया तो क्या करेगा, क्रेता कह रहे हैं अपन, किसको क्रेता कह रहे हैं यहाँ, बायर किसको कह रहे हैं, मॉर्गेजी को। वहां ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन संव्यवहार
बंधक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट ना हो, मतलब ऐड नहीं की गई हो, जिससे विक्रय किया गया है, या तात्पर्य थे मतलब हम इफेक्ट देना चाहते हैं उसे सेल का। ये लैंग्वेज समझ आई? अब लिखिए आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स। तीनों डेफिनेशन से ही निकले हुए की पॉइंट है। ऑस्टेंसिबल सेल, दृश्यमान विक्रय। नंबर 2, कंडीशंस, शर्तें। अब शर्तें यहाँ पे आ गई, ऑन पेमेंट, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट एंड ऑन पेमेंट। दो कंडीशंस हैं। बेसिकली आपको तीन दिखाई दे रही है, तीन नहीं है, दो ही कंडीशंस हैं। प्री में क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार का, बताइए साहब इसमें तीन शर्तें हैं कि दो शर्तें? दो ही कहेंगे, क्योंकि दूसरी वाली एक ऑन पेमेंट है, एक ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट है। बस दो कंडीशंस बताएंगे आप, ठीक है। तीसरी क्या कह रहा है? मस्ट बी मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में उल्लेख होना आवश्यक है। तीन बातें होना इसकी जरूरी है, एक ही डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और टॉपिक, हेडिंग लगाइए, डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। Difference between mortgage by conditional sale and sale with a clause to repurchase सशर्त विक्रय द्वारा बंधक एवं पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय में अंतर। पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय में अंतर, देखो दो चीजें आ रही हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। देखो क्या कह रहा है ये, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल तो समझ आ रहा है। दूसरा क्या यहाँ पे लिखा है आपने, पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, सेल विद क्लॉज टू रीपरचेज, मतलब सेलर अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त लगा के बेच रहा है। आपने टीपी में जो स्टार्टिंग के प्रोविजंस पढ़े हैं उसमें जाना है कि कंडीशनल सेल इज पॉसिबल, पढ़ा है ना। शर्तें लगा के हम विक्रय करना चाहें तो कर सकते हैं। अब उसमें वो शर्त क्या लगा रहा है? शर्त लगा रहा है ऑफ रीपरचेज, कि मैं दोबारा खरीद सकता हूँ। किसी स्थिति में कोई समय सीमा, कोई शर्त लगा सकते हैं कि हम अगर इस समय तक आपको जो है, मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूँ, अभी तो मजबूरी है मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने बाद हो सकता है मैं ये संपत्ति, आप तो मजबूरी बस मुझे अभी बेचनी पड़ रही है, लेकिन मैं 2 महीने बाद इस प्रॉपर्टी को वापस खरीद सकता हूँ जो मैंने आपको बेची है। हो सकता है मेरा पैसे का इंतजाम हो जाए, 2 महीने बाद में आपसे खरीद लूं, इस शर्त के साथ मैं आपको बेचना चाहता हूँ। खरीदने वाला कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ, यहाँ लोन की तो बात ही नहीं आई, यहाँ मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ, भाई मेरा 100% इरादा नहीं है इसको बेचने का, लेकिन मेरे सामने अभी कोई प्राइमा फेसी कोई ऐसा पॉइंट है कि मुझे अब पैसे की जरूरत की वजह से बेचना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपसे टाइम लेना चाहती हूँ 6 महीने। 6 महीने में अगर मैं आपको भुगतान कर पाई, वापस मैं अपनी संपत्ति पैसा देके खरीद पाई, तो आप मुझे बेच देना। मैंने बड़े प्यार से प्रॉपर्टी बनाई और मेरा कोई इरादा नहीं बेचना। परचेजर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद लेना। ये क्या हुआ, सेल कैसे करिए, दोबारा परचेजिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्त लगा के बेची है। अब ये जो मैं आपको टॉपिक अभी बता रही हूँ, सेल का टॉपिक और रीपरचेज वाला, वहां क्या दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी? मॉर्गेज वाली बात है क्या कहीं? क्या शक्ल दिख रही है उसकी, कैसी शक्ल दिखाई दे रही है उसकी? इस हेडिंग के साथ क्या शक्ल दिखाई दे रही है, सेल की या मॉर्गेज की? ये जो सेकंड वाला टॉपिक मैं आपको लिखवाया है, सेल विथ अ क्लॉज टू रीपरचेज, ये सेल है या मॉर्गेज है? मॉर्गेज है, यस। ऑनलाइन में कोई बताएगा? अरे तुम बच्चे ही रहोगे क्या, बड़े तो हो जाओ। अरे टीचर हर समय बताने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, फिर क्या करोगे? मैम मॉर्गेज में शब्द पढ़ के बताओ मुझे। आपके सामने नया शब्द आ गया, नए कानून आ गए, फिर क्या करोगे? टीपी बदल गया,
मैडम ने जो टीपी पढ़ाया था, फिर क्या करोगे? ये पढ़ो शब्द, इस शब्द को पढ़ के मुझे सिर्फ इतना छोटा सा मेरा सवाल है, सेल विथ अ क्लॉज टू रीपरचेज, पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, ये कौन सा संव्यवहार नजर आ रहा है दिखाई देने में? टीपी की बात भूल जाओ, आपको दिखाई क्या दे रहा है? इसकी शक्ल कुछ नजर आ रही है? ये पट्टा है, ये एक्सचेंज है, ये सेल है, या इसके नाम से पता चलता है ना कुछ इसके बारे में? इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? कंडीशनल सेल है मैम ये। मैम मॉर्गेज ही है। मॉर्गेज लिख रहे हैं, मॉर्गेज का नाम है क्या कहीं? आप नो मैम। किसका नाम है? सेल। खुद ही बता रहा है वो कि मैं सेल हूँ, मैं सेल हूँ। मॉर्गेज कहाँ बता रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये टॉपिक अपन मॉर्गेज में नहीं पढ़ रहे, आप कहीं ये शब्द पढ़ रहे हो, उस शब्द को पढ़ के भी तो कोई अर्थ लगाओगे। तो वो शब्द अपने आप में खुद के बारे में परिचय दे रहा है, वो खुद कह रहा है मैं विक्रय हूँ, वो खुद कह रहा है मैं सेल हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं। उस लाइन को पढ़ने से क्या कह रहे हैं? सेल विद क्लॉज टू रीपरचेज, जिसने अभी एक शब्द लिया था कंडीशनल सेल, किसी बच्चे ने कहा, बिल्कुल सही है, सेल ही है वो शर्तों के साथ, कंडीशन लगा के। लेकिन बेसिक अपन बात करें कि इसकी जो जड़ है वो क्या है, वो क्या है? सेल। और अभी जो कंडीशनल सेल वाली बात अपन ने पढ़ी, वो उसका बेसिस ही क्या था? मॉर्गेज। वो तो एब्सोल्यूट सेल किसी सूरत में बनेगा शर्त के पूरा होने पे, प्राइमा फेसाई तो मॉर्गेज है वो। गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, उसके बेसिक फीचर में परिवर्तन नहीं आ जाएंगे। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जहां मेरे नाम से ही बता रहा हूं मैं कि मैं कौन हूं, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, खुद ही बता रहा है वो है मॉर्गेज ही, सेल में कन्वर्ट हो सकता है कुछ शर्तों के होने पे। और ये पॉइंट क्या बता रहा है? खुद के बारे में परिचय, मैं सेल ही हूँ, वो विक्रय ही है। पहली बात समझ आई? तो नाम से भी पता लगती है अपने को सब चीजें, अपने को बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, प्राइम ऑफिस बेसिक चला करो। लॉ ऐसे माना करो जैसे हम अपन एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात नहीं समझ आ रही, मैं आपको जो कह रही हूँ मेरी बात समझ आनी चाहिए। तो लॉ के अंदर भी इतना प्यारा है लॉ सब्जेक्ट, बहुत सिंपल है लॉ सब्जेक्ट, उसके अंदर अपने को ऐसे उलझने की जरूरत नहीं, पता नहीं है क्या कह रहा होगा, इसका पीछे छुपा हुआ, अरे इसका पीछे छुपा हुआ कुछ नहीं है, इसका सब कुछ सामने ही है आपके, इसके शब्दों को पढ़ो, ये खुद ब खुद आपको बताता चले। ठीक है, तो पहली चीज अपने सामने क्लियर हो गई कि एक ट्रांजेक्शन तो सेल का है। दो कॉलम बनाओ, इस तीन कॉलम बना लो, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, अंतर का आधार, दूसरा डालो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, और तीसरा क्या डालो? पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, सेल विथ अ क्लॉज टू रीपरचेज। तीन कॉलम इसमें डाल। अरे तुम सब ऑनलाइन में क्यों भाग जाते हो? अनुष्का और ये क्या निकिता, पूजा, ऑफलाइन में आते आते ऑनलाइन में भाग जाते हो। चलो पहला पॉइंट लिखिए ट्रांजैक्शन, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखो समव्यवहार ट्रांजैक्शन। देखो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल जो है ना, उसने शुरुआत में ही बता दिया अपनी परिभाषा में 58C के अंदर कि मैं कौन हूँ? ऑस्टेंसिबल सेल, दिखावटी विक्रय हूँ, दिखाई दे रहा है दिखावटी बनावटी विक्रय हूँ, मैं विक्रय नहीं हूँ, वो समव्यवहार विक्रय नहीं है, दिखावटी विक्रय है। लेकिन इधर पुनः क्रय की शर्त के साथ में क्या बता रहा है? वो सेल है ट्रांजैक्शन। तो पहली तो क्लियर हो गई यहाँ पे, इधर ऑस्टेंसिबल सेल ऑब्लिक मॉर्गेज ट्रांजैक्शन है, और इधर कौन सा ट्रांजैक्शन है? सेल। नंबर 2 लिखिए पार्टीज, पक्षकार, एंड देयर रिलेशन, बेसिस, हाँ मैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ही लिखवाऊंगी, बाकी तो आप लोग पूरा सेंटेंस तो आप बना सकेंगे। की पॉइंट लिखवा रही हूँ, पार्टीज एंड देयर रिलेशंस, पक्षकार एवं उनके संबंध। तो देखो ये जो आपने मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल पढ़ा, उसमें दोनों पक्षकार क्या कहलाते हैं? मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, बंधक कर्ता और बंधक ग्रहीता। और इनके बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो कौन सा होता है? डेटर और क्रेडिटर का। दूसरा जो रीपरचेज वाला जो एग्रीमेंट है, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा? क्योंकि बेसिक एलिमेंट तो वो सेल है, विक्रय है, तो दोनों पार्टीज के नाम भी क्या हो गए? सेलर एंड बायर, विक्रेता और क्रेता। और उनके बीच में क्या कोई लोन का रिलेशन होता है? लोन का कोई ऐसा बात आई? नो, उनके बीच में कोई डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं है।
नंबर 3 लिखिए ओनरशिप, स्वामित्व। अब इस पे अपन बात कर लेते हैं, ओनरशिप स्वामित्व पे। देखो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है ना, मॉर्गेज जो है कंडीशनल सेल वाला, उसमें स्वामित्व कब आता है? किसको? मॉर्गेजी को। मॉर्गेजर को तो है ही है, लेकिन उसको मॉर्गेजी को ओनरशिप कब मिलेगा? जब डिफॉल्टर हो जाएगा। मॉर्गेजर अगर डिफॉल्टर हो जाएगा तो उसे ओनरशिप मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, कंडीशन के पूरा होने पे मिलेगा। वो शर्त कौन सी है जब ओनरशिप मिलेगा? जब मॉर्गेजर भुगतान नहीं कर पाता, डिफॉल्टर हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता, उसके फेलियर होने पे। और जो रीपरचेज वाला जो कंडीशन के साथ सेल है, उसमें ओनरशिप मिल जाता है क्या? शुरुआत में ही ओनरशिप मिल जाता है, क्योंकि रिलेशन ही हम क्या कह रहे हैं, सेलर और बायर। तो किसको मिल गया ओनरशिप? बायर को। लेकिन जब ओनरशिप मिल गया उसे, और क्लॉज कौन सा लगाया है? कंडीशन रीपरचेज वाला, तो क्या करना पड़ेगा? मान लो वो 6 महीने में, जो सेलर है वो कहता है कि भाई अब मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, 6 महीने की ये तारीख कही थी मैंने 15 जुलाई, ये आप पैसा ले लो और मेरा मकान मुझे वापस बेच दो। तो क्या होगा फिर? वहां पे जो ओनरशिप चली गई थी वो क्या हो जाएगी? उसकी ओनरशिप खत्म, क्योंकि हमने पहले ही शर्त लगा के दिया था आपको, हमने कंडीशन के साथ दिया था आपको, हम इस तारीख तक पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ राइट एक सिक्योर रख रहा है सेलर। ये जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं उसमें सेल करते समय सेलर अपने पास एक अधिकार सुरक्षित रख रहा है कि मैं दोबारा अपनी ही प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ, रीपरचेज। ठीक है, तो रीपरचेज करेगा तो ओनरशिप वापस इसके पास आ जाएगी, और ओनरशिप जो चली गई थी पहले वो खत्म हो जाएगी, पहले ही चली गई थी सेल के टाइम। क्लियर ये पॉइंट? कोई डाउट ऑनलाइन में किसी को? नो मैम। चलिए अगला लिखिए, राइट ऑफ रिडम्पशन, मोचन करने का अधिकार। मोचन का अधिकार ये क्या होता है? राइट ऑफ रिडम्पशन होता है मॉर्गेजर का राइट, बंधक कर्ता का अधिकार। क्या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे? मॉर्गेजर अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को छुड़वा सकता है। किससे छुड़वाएगा? क्रेडिटर। मॉर्गेजी के पास क्या रखी हुई है? बंधक रखी हुई है, बंधी हुई है कि भैया मैंने आपका पैसा चुका दिया, आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ो। छोड़ो का मतलब, मान लो पोजेशन भी इसके पास ही है, ओनरशिप भी इसके पास है, तो क्या ले रहे हैं मुझसे? हमने जो उसको दिया था, क्या दिया था आपने उसको? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया था ना, हित का अंतरण किया था, मतलब उसे कुछ अधिकार हमने अपने दिए थे, अब हमने उसका पैसा चुका दिया तो वो अधिकार हम उससे वापस ले रहे हैं। इसको क्या क्या नाम दिया जाएगा? मोचन का अधिकार, राइट ऑफ रिडम्पशन। ये हमेशा रहता है मॉर्गेजर के पास। एक शब्द आपने सुना होगा, मेंस में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक। इसमें समझाओ आप इस क्वेश्चन को, हालांकि इसमें सेक्शन 60 जो है वो बेसिकली आएगा, इसका जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ 60 आएगा, लेकिन चूंकि उसकी बात आई है यहाँ तो आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे कहा गया है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का मतलब ये है कि जो मॉर्गेजर होता है ना, बंधक करता, उसका अपनी संपत्ति को छुड़वाने का अधिकार हमेशा रहेगा, चाहे वो डिफॉल्टर हो। देरी भी हो जाए, उसको 15 दिन की देरी हो गई, 2 महीने की देरी हो गई, तो उस वजह से आप ये नहीं कहोगे, मॉर्गेजी ये नहीं कह सकता कि साहब तुम्हारा अधिकार नहीं है। कुछ ही केवल सीमित सिचुएशंस हैं, लिमिटेड सर्कमस्टांसेस आर देयर, जहां पर कि मॉर्गेजर अपने इस राइट को खो देगा, अदरवाइज उसका ये सबसे बड़ा राइट। तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का मतलब ये है कि यहाँ पर वो मॉर्गेज मॉर्गेज ही रहेगा, सेल में नहीं बदल जाएगा अपने आप ही। बंधक बंधक ही रहेगा, मतलब ओनरशिप तो मॉर्गेजर की ही रहेगी, मॉर्गेजर का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है, छुड़वा सकता है, मोचन करवा सकता है। लेकिन क्या ये राइट ऑफ रीपरचेज वाले में मिलेगा ये राइट ऑफ रिडम्पशन? नहीं, क्योंकि उसमें तो लोन का सवाल ही नहीं है, जब लोन शब्द ही नहीं है वहां पे तो रिडम्पशन की बात ही नहीं आती। क्लियर? अगला लिखिए, टर्मिनेशन ऑफ राइट। टर्मिनेशन ऑफ राइट, अधिकार की समाप्ति। अधिकार की समाप्ति, देखिए अधिकार कौन सा की बात कर रहे हैं? मॉर्गेजी
और मॉर्गेजर, इन दोनों के अगर राइट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो मॉर्गेजर का राइट हमने क्या पढ़ा था, राइट ऑफ रिडम्पशन है। लेकिन अगर वो सही टाइम पे नहीं कर पाया, कुछ कंडीशंस को ब्रीच कर दिया, तो वहां पे उसका ये राइट खत्म होगा। देन फिर फोरक्लोजर का राइट मिलेगा किसको, पुरोबंद, यानी कि रोक रहा है। पुरोबंद का मतलब हम रोक रहे हैं, मॉर्गेज ही रोक रहा है मॉर्गेजर को कि अब आप प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करा सकते। मॉर्गेजर के रिडम्पशन के राइट को रोकना फोरक्लोजर या पुरोबंद कहलाता है। फोरक्लोजर का राइट होता है मॉर्गेजी का, तो मॉर्गेजर का राइट खत्म, किसका राइट शुरू हो जाएगा, मॉर्गेजी का। राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या मतलब कि अब डिफॉल्टर हो गया, टाइम से भी डिले कर दिया उसने काफी ज्यादा, अब यहाँ पे राइट है मॉर्गेजी को कि वो अब संपत्ति को छुड़वाने का अधिकार मॉर्गेजर को नहीं देगा और उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा। तो इस तरह से तो टर्मिनेशन ऑफ राइट कहाँ होता है, कंडीशनल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में। और वहां कैसे होगा, तुम बताओ अंदाज लगा के। रीपर्चेज वाले में क्या होगा, अगर मैंने आपको मेरी संपत्ति बेची और मैंने कहा 15 जुलाई तक मैं आपको भुगतान कर सकी तो ठीक है, ठीक है, तब तक मेरा रीपर्चेज का राइट रहेगा। अगर तब तक मैं नहीं कर पाई तो ओनर तो आप हो ही, मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा रीपर्चेज का। तो कैसे हो रहा है यहाँ खत्म, सेलर का राइट रीपर्चेज का कैसे हो रहा है, अगर वो सही समय पे अपनी भुगतान की तो बात ही नहीं है, सही समय पे अगर वो उसने लोन तो लिया ही नहीं ना, यहाँ सही समय पे परचेज नहीं करता दोबारा अपनी प्रॉपर्टी, अपने इस राइट का यूज विद इन द टाइम नहीं करेगा, तो उसका राइट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ ये, कोई भी डाउट। एक केस लिख लेते हैं, बालकिशन वर्सेस लेगी। बालकिशन वर्सेस लेगी का मामला, जिसमें कहा गया, प्रीवी काउंसिल का काफी पुराना इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है ये, जिसमें कि कहा गया इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज इंपॉर्टेंट। पक्षकारों का आशय जो है वो महत्व रखता है, मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, कि ये बाय कंडीशनल सेल है या फिर ये रीपरचेज वाला पॉइंट है, सेल का ट्रांजैक्शन है, ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर बोथ द थिंग्स, बालकिशन वर्सेस लेगी। अगला चलते हैं, भोग बंधक, यूज्यूफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। देखिए यूज्यूफ्रक्चुअरी मॉर्गेज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जरूरी हो जाता है, यहाँ पे कब्जे का अंतरण जरूरी होता है। की पॉइंट को इसलिए अपन लिख लेते हैं ताकि अपने को याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहे आगे इन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे पोजेशन का ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भोग बंधक नाम से ही हमें बता रहा है कि सामने वाला यानी मॉर्गेजी इस प्रॉपर्टी को भोग करेगा, कंज्यूम करेगा, उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, और उसी अमाउंट में से अपना लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट कवर करेगा। जैसे मैंने आपसे कोई लोन लिया है और उसके बदले मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी है। अब मैंने सपोज आपसे 20 लाख का लोन लिया और मैंने जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में रखाई उसका पोजेशन मेरे को आपको देना ही पड़ेगा, और मैंने आपको क्या कहा, भाई मैं आपको 20 लाख चुकाऊंगी नहीं, मेरी जो प्रॉपर्टी आ रही है उसका हर महीने 50,000 किराया आ रहा है, आप ये प्रॉपर्टी मेरी तब तक अपने पास रखो, होल्ड करो, जब तक आपका ये 20 लाख रुपए और ब्याज रिकवर नहीं हो जाता। इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी रेंट और प्रॉफिट आ रहा है वो मॉर्गेजी लेगा। मॉर्गेजी तब लेगा जबकि पोजेशन उसे दे दिया अपन ने, और तब तक पोजेशन अपने पास रखेगा जब तक उसका वो पूरा पैसा वसूल नहीं हो जाता, ब्याज का और मूलधन का। क्लियर हो रही है बात, अब पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज। Where the mortgagor delivers possession, अब यहाँ क्या खास बात आई, डिलीवर करेगा। सादा बंधक में दे रहा था क्या, नहीं दे रहा था, यहाँ पे देगा, उल्टा है। Where the mortgagor delivers possession or expressly or by implication binds himself, या तो वो पोजेशन दे रहा है, अभी दे रहा है वो, या फिर क्या कह रहा है, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली खुद को बाध्य कर रहा है कि मैं भविष्य में दे दूंगा, आज नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 15 दिन बाद दे दूंगा। एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो कहता है मैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी का कब्जा या तो अभी दे रहा हूं आपको या मैं 15 दिन बाद आपको दे दूंगा, यानी
possession देना जरूरी है, लेकिन immediate देना जरूरी नहीं है। अगर कुछ दिन बाद भी देता है तो भी वो वैलिड है, देना पड़ेगा। लेकिन किसको देगा? मॉर्गेजी को। क्या देगा? मॉर्गेज प्रॉपर्टी का possession and authorizes him possession भी देता है और उसको अधिकृत भी करता है। हिम का मतलब क्या है यहाँ? मॉर्गेजी उसको ऑथोराइज करता है टू रिटेन सच पोजेशन। रिटेन मतलब धारण करना, अपने पास रोक लेना तब तक उस पोजेशन को, अंटिल पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, जब तक आपको मॉर्गेज मनी नहीं मिल जाता है तब तक उसे अपने पास ही रोक लेना। आ रही बात समझ में? एंड टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और जो भी आपको रेंट और प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से मिल रहे हैं वो आप रिसीव कर लेना, अपने पास ही रख लेना। एनी पार्ट ऑफ सच रेंट एंड प्रॉफिट्स, या उसका कोई भाग रख लेना। या तो कह रहा है पूरा 50,000 किराया आया था वो रख लेना, या कह रहा है ऐसा करना 50%, 25,000 आप रखना, 25,000 मुझे दे देना। एंड प्रॉफिट्स एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और इन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, और जो आप पैसा रखोगे अपने पास इस रेंट एंड प्रॉफिट्स का, उस पैसे का इस्तेमाल आप किस में करना? मॉर्गेज मनी और ब्याज में कर लेना। और पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, या आंशिक रूप से, मतलब जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में तय करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितना 50,000 किराया या फायदा आ रहा है वो सारा का सारा ही जाएगा मॉर्गेजी को। वो डिपेंड करेगा दोनों पार्टीज ने आपस में क्या तय किया है। कंप्लीट अमाउंट जाना है, पार्ट अमाउंट जाना है, उस अमाउंट का कहाँ एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि भैया आपका जो पैसा है 50% मैं दूंगा, 50% आप इस प्रॉपर्टी का जो अमाउंट आएगा उसमें से लेना। तो डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टीज। तो ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज एंड द मॉर्गेजी एंड यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेजी। क्लियर हुआ? ये भोग बंधक कहलाएगा और भोग बंधक दार कहलाएगा। हिंदी में भी पढ़ लो। जहां पे बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दे देता है या परिदत्त करने के लिए अपने को आबद्ध करता है, बाउंड करता है अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, और उसको प्राधिकृत भी कर रहा है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधृत करे। प्रतिधृत मतलब होल्ड करे, धारण करे अपने पास। और संपत्ति से जो प्रादभूत मतलब जो प्राप्त भाटक हैं, लाभ हैं, और ऐसे भाटक और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उसे ब्याज मध्य या बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले, या भागतः विनियोजित कर ले, वहां वो संव्यवहार भोग बंधक और बंधकदार भोग बंधक कहलाएगा। तो ये भी क्लियर हुआ यूजुफैक्चरी मॉर्गेज क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आई अपनी, या तो तुरंत देंगे या फिर लेटर ऑन। इसमें जो की पॉइंट है आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर। इसमें बंधककर्ता का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। और दूसरा लिखिए, पुरोबंध और विक्रय का उपचार नहीं, पुरोबंध एवं विक्रय का उपचार नहीं। नो रेमेडी ऑफ सेल एंड फोरक्लोज, फोरक्लोजर, नो रेमेडी ऑफ सेल और फोरक्लोजर। भाई आपको प्रॉपर्टी दे दी ना हमने, तो सेल करने के लिए हम आपको कह नहीं रहे आपको 10 साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं, यूज करो प्रॉपर्टी का। और पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी किसकी अराइज हो रही है? प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी दे दी आपको तो नो पर्सनल लायबिलिटी। अब अगला पॉइंट है इंग्लिश मॉर्गेज। अब इसके की पॉइंट लिखिए आप, नोटबुक है ये आपके पास तो पहले की पॉइंट ही लिख लीजिए। पर्सनल लायबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ लोन, पर्सनल लायबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ लोन, बंधक ऋण को संदाय करने का व्यक्तिगत दायित्व, व्यक्तिगत दायित्व। दूसरा लिखिए, बंधक ग्रहिता के पक्ष में पूर्ण रूप से अंतरण, बंधक ग्रहिता के पक्ष में पूर्ण रूप से अंतरण, एब्सोल्यूट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी। तीसरा लिखिए, ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, on payment of mortgage money retransfer in favor of mortgager,
बंधक ऋण की पूर्ति होने पर बंधककर्ता के पक्ष में पुनः अंतरण, बंधककर्ता के पक्ष में पुनः अंतरण इंग्लिश मॉर्गेज में काफी सारी रेमेडीज जो हैं वो मॉर्गेजी को मिलती हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्सनल लायबिलिटी यहाँ पे अराइज होती है, व्यक्तिगत दायित्व होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जैसे प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी सपोज नहीं भी होती तो एक क्रेडिटर क्या करता है डेटर के खिलाफ। मान लो संपत्ति की प्रतिभूति नहीं है आपके पास, तो आप एक क्रेडिटर हैं, तो आप क्या करेंगे, डेटर के खिलाफ आपको क्या करना है, सूट फाइल करना है लोन के लिए कि मेरा लोन का अमाउंट नहीं मिला, मनी डिक्री जिसे अपन कहेंगे उसके लिए। तो सेम वही रेमेडी यहाँ पे मिलती है। साथ में जो ये व्यक्ति मॉर्गेजी होता है उसका ये भी अधिकार है कि ये प्रॉपर्टी को सेल खुद ब खुद भी करवा सकता है, प्रॉपर्टी को सेल करवाने का राइट भी इसके पास होता है विदाउट फाइलिंग अ सूट। वाद दायर किए बिना भी वो संपत्ति का विक्रय करा के संपत्ति को लेने का अधिकार भी लेता है इसके पास। तो यहाँ इंग्लिश मॉर्गेज जो होता है उसमें कई सारे तरीके के अधिकार मॉर्गेजी को मिलते हैं। तो सबसे पहला आपने पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, पर्सनल लायबिलिटी लाइक ए सिंपल क्रेडिटर ही हैज अ राइट टू sue फॉर मनी डिक्री। साथ में आप रेफरेंस सेक्शन 69 भी यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि 69 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग विदाउट द हेल्प ऑफ द कोर्ट, न्यायालय में जाए बिना भी संपत्ति को बेचने का अधिकार यहाँ पे मिलता है। दूसरी बात आपने यहाँ लिखी है, बूटा सिंह माइक आप प्लीज म्यूट करें। दूसरा लिखा है यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आपको समझना जरूरी है, जहां पे आपके क्वेश्चन भी रेज हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर पूर्ण रूप से एब्सोल्यूटली ट्रांसफर होता है फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण रूप और एब्सोल्यूट, इसे समझना जरूरी है। यहाँ मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित का अंतरण होता है। ओनरशिप जाती है क्या, नहीं। पोजेशन का जाना हमेशा जरूरी होता है क्या, नहीं। तो यहाँ एब्सोल्यूट ट्रांसफर से मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे जो लेजिस्लेशन है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर करवाना चाह रहा है, नहीं। बेसिक फीचर उसका मॉर्गेज ही रहेगा, बेसिक फीचर उसका मॉर्गेज ही रहेगा। वो वहां पे जो बताना चाह रहा है आपको, वो ये नहीं कहना चाह रहा कि मैंने ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कह दिया, नो। मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। तो फिर यहाँ पूर्ण रूप से अंतरण का जो इनसाइड डेप्थ में जाके जो मीनिंग निकलता है ना, वो निकलता है कि यहाँ पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी है। दूसरे तरीके से समझना है आपको इस बात को, सीधे सीधे नहीं लिखा एग्जामिन ये लेजिस्लेशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर का मतलब क्या, ओनरशिप भी दे दी कोई दिक्कत नहीं फिर, नो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक क्लासिफिकेशन तो ये मॉर्गेज का ही है, बंधक का ही ये प्रकार है। तो मुख्य जो इसकी विशेषता है वो तो मॉर्गेज ही है जिसमें स्वामित्व नहीं जाता। तो फिर क्या जाता है, हित का अंतरण तो जाएगा ही जाएगा, कब्जा भी जा रहा है, हित भी दे दिए कब्जा भी दे दिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट तो देते ही देते हैं अपन मॉर्गेज में, और क्या दे रहे हैं हम यहाँ, पोजेशन भी दे रहे हैं। ये मतलब है पूर्ण अंतरण का। बात आई समझ में। और फिर वापस पुनः अंतरण भी हो जाएगा, यानी कब्जे को वापस दे दिया जाएगा, हित भी वापस दे दिए जाएंगे अगर वो शर्त पूरी कर देता है, यानी भुगतान कर देता है। अब देखिए इंग्लिश मॉर्गेज बैरेक्ट में लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अपन। वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट, जहां मॉर्गेजर खुद को बाध्य करता है कि वो मॉर्गेज मनी को एक निश्चित राशि को क्या करेगा, भुगतान कर देगा। वो खुद को व्यक्तिगत रूप से बाध्य कर रहा है। एंड ट्रांसफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, और मॉर्गेजी को वो पूर्ण रूप से संपत्ति का अंतरण कर देता है। मैंने आपको क्लियर किया है, यहाँ ध्यान रखना है हमेशा आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफर का मतलब क्या है। यहाँ पूर्ण अंतरण का मतलब यहाँ पे स्वामित्व के अंतरण से नहीं है, यहाँ पे कब्जे का अंतरण है, साथ में हित का अंतरण तो है ही।
बट सब्जेक्ट टू अ प्रोवाइजो, उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहा है, शर्त लगा के कर रहा है दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर, कि मिस्टर मॉर्गेजी आप मुझे वापस इस संपत्ति को दे देना, रीट्रांसफर कर देना, अगर कि मैं आपको भुगतान कर दूं अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज एग्रीड, जैसे कि हमारे बीच में तय हुआ था कि मैं अगर आपको भुगतान कर देता हूं तो आप मुझे ये वापस कर देंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं? इंग्लिश मॉर्गेज कहते हैं। क्लियर? हिंदी में भी देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही हो भाषा में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एक बार गो थ्रू कर लें लैंग्वेज को। मैम यस प्लीज। मैम ये इंग्लिश मॉर्गेज है, ये कंडीशनल ट्रांसफर, वो सेल वाला जो मॉर्गेज था, कंडीशन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, उसको ऐसा नहीं है सेम? आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा ऐसा कि इसमें ऐसा है, लेकिन आप मुझे बताएं फ्यूचर में इसने ऐसी कोई कंडीशन डाली है क्या सेल वाली की ये ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा सेल में? नहीं। फर्क आ रहा है ना? इसमें तो यस। पोजेशन तो दे रहा है वो, लेकिन वो सेल जैसी कोई बात नहीं कह रहा कि मैं राइट दे रहा हूँ मॉर्गेजी को कि ये ट्रांजैक्शन अभी ऑस्टेंसिबल सेल दिखाई दे रहा है, अब इसको सेल में कन्वर्ट कराने के लिए अभी तो पोजेशन दिया है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसको पूरे अधिकार देने का मतलब उसे ओनरशिप बाद में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तब होगा वो ट्रांजेक्शन सेल का। जबकि कंडीशनल सेल में तो उसने सेल का ट्रांजेक्शन ऑस्टेंसिबल कर दिया है, शर्तों की पूर्ति पर वो एब्सोल्यूट हो जाएगी या वॉइड हो जाएगी, है ना? ओके। तो फर्क है दोनों में भी। क्लियर हुआ खुशी? यस मैम। तो हिंदी में भी लैंग्वेज क्लियर है बेयर एक्ट का। अब देखिए, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, अभी तक जितने भी मॉर्गेज पड़े हैं सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? हाँ। किसका मना किया था मैंने? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी टाउन में प्रॉपर्टी है उसकी और ट्रांजेक्शन करता है, कौन से? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, and in any other town which the state government concerned by notification in official gazette specify in this behalf। या तो ये तीन जगह हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, या राज्य सरकार और कोई भी जगह टाउन के बारे में घोषित कर देती है कि ये भी इसमें कवर होगा। तो वहां पे क्या होता है? डिलीवर्स टू अ क्रेडिटर और हिज एजेंट, तो डेटर क्या दे रहा है? क्रेडिटर को दे रहा है, डिलीवर कर रहा है या तो क्रेडिटर या उसके एजेंट को। क्या डिलीवर कर रहा है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, जो उसके पास, वही तो चीज है जो शो करती है हमें कि हम किसी संपत्ति के मालिक हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके? अचल संपत्ति के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। किस इरादे से करता है? एक तो मैंने आपको रखने के लिए दे दिया, भैया रखो अभी मैं आपसे कल ले लूंगी, लेकिन हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का नहीं था, तो केवल मेरे डॉक्यूमेंट दे देने से ये मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, उसमें इंटेंशन बताना पड़ेगा, मैं ये डॉक्यूमेंट आपको किस पर्पस से दे रही हूँ, तभी वो मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। तो ये कह रहा है विथ इंटेंट, इस इरादे से दे रहा है, टू क्रिएट ए सिक्योरिटी देयर ऑन, कि आप क्या कीजिए, सिक्योरिटी के रूप में इन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रखिए, टाइटल डॉक्यूमेंट्स को। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स कहते हैं। ज्यादातर सिटीज में यही काम, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि ये मॉर्गेज होता है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर ही आपको दे दिए तो अब मैं प्रॉपर्टी कैसे बेचूंगी? तो आपके पास अधिकार अंतरित हो गया। ये ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, इसको आवश्यकता भी नहीं होती कि अपन रिटर्न रजिस्टर्ड कराएं, इसलिए ज्यादातर लोग इस मेथड का यूज करते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों कलकत्ता, मद्रास और बंबई, या जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में घोषित करे, किसी लेनदार या अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति की हक की दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति सृष्ट करने के आशय से, मतलब क्रिएट करने के इरादे से परितत्व यानी डिलीवर करता है, वहां वो संव्यवहार हक विलोकों के निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए एनामोलस मॉर्गेज, विलक्षण बंधक क्या होता है? जो इन पांच में से कोई भी नहीं है वो है विलक्षण बंधक। आजकल हम लोग मिक्स मैच का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, पहले ऐसा चलता था, ये वाला सूट, इसका ये सलवार, इसका ये मैचिंग का दुपट्टा, ये तीनों कॉम्बिनेशन। आजकल तो मिक्स मैच ही चलता है, तो ये मिक्स मैच है, ये वो मिक्स मैच है। मतलब मिक्स मैच का मतलब हम एक नए प्रकार का मॉर्गेज बनाना चाहते हैं,
हमें इन 5 में से समझ नहीं आ रहा क्या। सिंपल मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज का फीचर क्या होता है, पोजेशन किसके पास होता है, मॉर्गेजर के पास ही होता है। पोजेशन ट्रांसफर होता है क्या, नहीं होता। लेकिन हम तो साहब पोजेशन भी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। क्रेडिटर कहता है बाकी सारी बातें सिंपल मॉर्गेज वाली हैं, लेकिन ऐसा कीजिए पोजेशन ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विलक्षण। विलक्षण का मतलब ये हो गया कि आपने अपनी मर्जी से क्रिएट किया है नए प्रकार का मॉर्गेज। उसमें कोई बात वहां पे जहां मना कर रखी है इसमें कि नहीं साहब यहाँ रिडम्पशन नहीं होगा, यहाँ पे सेल का राइट नहीं होगा, यहाँ व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, वहां पे आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर लो कि भैया वहां लॉ तो मना कर रहा है इस पॉइंट में व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, केवल संपत्ति जिम्मेदार होगी, लेकिन हम तो चाहते हैं आप भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो, तब हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो नए तरीके का मॉर्गेज हो गया। तो दिस न्यू काइंड ऑफ मॉर्गेज which has been created by the parties according to their needs, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्रिएट करते हुए, ऑल्दो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, नॉट बियॉन्ड दैट, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एनामोलस मॉर्गेज, विलक्षण बंधक। पढ़ लेते हैं। अ मॉर्गेज विच इज नॉट अ सिंपल मॉर्गेज, a mortgage by conditional sale, a usufructuary mortgage, an English mortgage, or a mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called an anomalous mortgage। बड़े प्यारे तरीके से शुरू से टीपी एक्ट आपको बताता आया है नेगेटिव सेंस में। हम इससे पूछते हैं भैया ये क्या है, बता दो, अचल संपत्ति क्या है, ये नहीं है, बाकी तुम खोजते भी रहो। तो है ना, शुरू से पढ़ते आए हैं अपन। तो यहाँ पर इसने कहा जो ऐसा मॉर्गेज जो ऊपर बताए गए 5 प्रकार में नहीं आता, वो विलक्षण प्रकृति का मॉर्गेज कहलाता है। अब एक छोटा सा सेक्शन और देख लेते हैं, फिर ओवर करेंगे। 59, मॉर्गेज व्हेन टू बी बाय एश्योरेंस। कब इसको डॉक्यूमेंट के थ्रू ही रिटन होना, मतलब बाय एश्योरेंस मतलब यहाँ पे हस्तांतरण पत्र, मतलब उसको हमें डीड यानी डॉक्यूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर करवाना कहाँ जरूरी होता है। देखिए, वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 रुपीज और अपवर्ड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवालों का अच्छा क्वेश्चन है ये। 58 और 59 पूरा ही। 58 में मैंने आपको क्या बताया था, आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपसे पूछा जाए सिंपल मॉर्गेज बता दो तो फटाक दे दिमाग में क्या सबसे पहला सिंपल मॉर्गेज है, 58A होगा। कहाँ से शुरू है, 58A में क्या है, डेफिनेशन। बी से शुरू है वो गिनती आपकी, है ना। तो बी क्लियर ऑन दीज पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर हो। तो 59 ने कहा कि जहां प्रिंसिपल मनी यानी जो हम लोन ले रहे हैं वो सिक्योर कर रहे हैं, सिक्योर्ड इज 100 रुपीज और अपवर्ड्स, 100 रुपए या ज्यादा है वो मूलधन की राशि जो हम ले रहे हैं। अ मॉर्गेज अदर देन अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, किसको छोड़ दिया इसने, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स वाले मॉर्गेज को छोड़ के, कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो केवल किसके द्वारा होगा ऐसा मॉर्गेज, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट द्वारा ही होगा। और रजिस्ट्रीकृत तो कराएंगे ही, साइन भी करवाएंगे, किसके करवाएंगे, मॉर्गेजर के तो कराएंगे ही, और साथ में किसके कराएंगे, 2 विटनेसेस का अटेस्टेशन भी होगा। अटेस्टेशन की डेफिनेशन अपन शुरुआत में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए या उससे ज्यादा का है तो हमें मॉर्गेज डीड को रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मॉर्गेजर के साइन जरूरी है, अटेस्टेशन जरूरी है। क्या कहाँ पे जरूरी नहीं है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। क्लियर। दूसरा ये कह रहा है वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज लेस देन 100 रुपीज, 100 रुपए से कम का है अगर तो क्या होगा, a mortgage may be effected either by a registered instrument signed and attested as aforesaid और बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर उसकी कीमत 100 रुपए से कम है प्रिंसिपल मनी की, तो आप रजिस्टर्ड कराओ या नहीं कराओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रिंसिपल मनी 100 रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रहे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कौन सा छोड़ दिया इसने, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज को छोड़ के। यानी सिंपल मॉर्गेज में चाहे 100 रुपए से कम हो चाहे 100 रुपए से ज्यादा हो, दोनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इस तरह से दिमाग में ध्यान रखो, सिंपल मॉर्गेज हर हालत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मूलधन की राशि 100 से कम है या ज्यादा है डजंट मैटर। डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स वाला मामला है तो क्या जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बात, यहां तक ओवर करते हैं आज। और 59A भी 2 लाइन का है, इसको भी देख लो। यहां ये कह रहा है कि
क्या मतलब है रेफरेंस टू मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजीज टू इंक्लूड पर्संस डिराइविंग टाइटल देयर फ्रॉम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, उनका मतलब क्या है? तो ये बताना चाह रहा है कि जहां जहां पे इस चैप्टर में ये दोनों शब्द आए हैं, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, तो उसका मतलब आपको क्या निकालना है? मॉर्गेजर और उससे रिलेटेड जो डिराइव किया है, जिन्होंने हक, मतलब एलार्स, वो लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मैं मॉर्गेजर हूं तो मुझे तो ये अधिकार है ही, और किसको मिलेगा? मेरी अगर जगह पे जिन जिनको मिल सकता है वो अधिकार, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उन सबको भी वही अधिकार मिलेंगे जो किसके हैं? मॉर्गेजर के। सेम यही कह रहा है, मॉर्गेजी के पास जितने अधिकार थे वो किसको मिलेंगे? मॉर्गेजर, मॉर्गेजी की जगह जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जिनके पास भी उसका हित जाएगा, उन्हें भी ये अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मॉर्गेजी को मिलेगा। तभी तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी कैन टेक एक्शन, है ना? तो 59A ये कहता है। कल से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। बहुत अच्छा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग इसकी रीडिंग करके आएंगे तो इजी रहेगा, है ना? अब छोटी छोटी सी चीजें हैं, अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जब समझ आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के टॉपिक में जो सवाल आप पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन।